सदियों से हमने सुना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब चीज़ें विकार हैं, इन्हें त्याग दो। आप सबने यही सुना होगा, हमने यही सुना है, आज तक यही सुनने को मिला है। ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है, सबने ये कहा है कि ये सब चीज़ें, विकार जो है इन्हें त्याग दो। लेकिन मेरा प्रश्न आप सबसे भी यही है, और उनसे भी मैं आज ये पूछना चाहूँगा कि क्या आज तक कोई त्याग पाया है? कोई चीज़ जो सदियों से बोली जा रही है, ज्ञानी लोगों ने बोली है, अनुभवी लोगों ने बोली है, उसके बाद भी कोई कर नहीं पा रहा, उसकी वजह क्या है? कोई तो बड़ी वजह है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि सही बात यह है कि इनको त्याग सकते ही नहीं है। काम अगर त्याग देंगे तो सृष्टि आगे कैसे चलेगी? अगर प्रेम नहीं होगा, मोह नहीं होगा, तो हम बच्चों को कैसे पालेंगे? हमारे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। मेरा एक सेमिनार हुआ था जिस रावण के 11 सिर, उसका टाइटल ये था, और मैं उसमें 10 विकारों के ऊपर बोल रहा था। जब उसमें क्रोध पे बात आई तो एक लेडी खड़ी हुई, और जैसे मैंने उनसे कहा कि भाई क्रोध को ऐसा कहते हैं, त्याग देना चाहिए, ऐसा सुना है, सदियों से सुना है, तो लेडी खड़ी होकर बोलती है, सर मैंने त्याग दिया है। मैंने कहा आप तो महान हैं, जो ऋषि मुनि नहीं कर सके, जो आज तक कोई नहीं कर सका, वो आप मुझे कह रहे हैं कि सर मैंने क्रोध को बिल्कुल त्याग दिया है। मैंने कहा मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि ऐसा हुआ कैसे? बोले वो बहुत टाइम से मैं सुन रही थी, बहुत जगह मैं सत्संग में जाती हूँ, बहुत जगह जिससे भी बात करती हूँ यही सुनने को मिलता है, क्रोध खराब चीज़ है, त्याग दो त्याग दो। तो मैंने सच में त्याग दिया। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया। अब एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, आप एक बात बताइए, आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, आज ही शाम को फंक्शन है, आप उसमें मेन जो फंक्शन, जो पर्सनैलिटी है फंक्शन की, सेलिब्रिटी है उस दिन की, वो आप हैं, और आपने उस दिन के लिए एक 25-30 हज़ार की बढ़िया सी साड़ी खरीदी है, पर ऐसा दिल आया कि चलो इसको शाम को पहनना है, पहले प्रेस करवा लेते हो। आपने प्रेस करने के लिए धोबी को दी, और वो आपकी साड़ी को इतना सारा जला के लेके आ गया। अरे ऐसे कैसे जला दे? मैंने कहा आपने तो क्रोध त्याग दिया था। उनका इंस्टेंट रिएक्शन ये था कि अरे ऐसे कैसे जला देगा? मैंने यही कहा, हम मानते हैं, हम गलतफहमी में जीते हैं कि हम ज्ञान की बातों को सुन रहे हैं, ज्ञान की बातों को हमारे जीवन में ला रहे हैं, पर सच में नहीं ला रहे। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने किसी का लिखा हुआ पढ़ लिया, किसी ने सुना दिया, हमने सुन लिया, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया। जब हम चीज़ों को अनुभव करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए तब सब कुछ बदल जाएगा। क्रोध के ऊपर मैंने क्या समझा है, मैं अब आपके साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से क्रोध है क्या? एक्चुअली क्रोध जो है ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मैं ऐसा समझता हूं कि क्रोध 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। उसमें एक चीज़ है फोर्स, और एक है नेगेटिविटी, यानी आवेग और नकारात्मकता। ये 2 चीज़ें क्रोध के अंदर, मेरे हिसाब से 2 एलिमेंट्स हैं जो क्रोध के अंदर आते हैं। अब देखिए, आवेग की बात अगर हम करते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगरबत्ती जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? माचिस जलाते, माचिस जला के हम अगरबत्ती भी जला सकते हैं, मोमबत्ती भी जला सकते हैं, कैंडल जला लेंगे। माचिस जला के क्या हम उस पर रोटी सेक सकते हैं? माचिस के ऊपर रोटी सेक सकते हैं क्या? नहीं सेकेंगे। रोटी सेकने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैस, चूल्हा जलाना पड़ेगा। यानी उस वक्त उतने आवेग की जरूरत पड़ने वाली है। माचिस की तीली से रोटी नहीं पका सकते, लेकिन अगर सोने को गलाना हो तो क्या चूल्हे पे सोना गलेगा? नहीं गलेगा। सोने को गलाने के लिए हमें भट्टी जलानी पड़ेगी, बड़ी, जिसमें बड़ी आग होगी, वो भट्टी जलानी पड़ेगी। यानी हमें जिस आवेग की जरूरत है वो है। हमें जो करना है, जिस चीज के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उस चीज को करने के लिए जिस आवेग की जरूरत है वो है। आप गार्डन में घूमने जाते हैं, बैठे हैं, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, आपको अच्छा नहीं लगेगा, 5 मिनट में बेचैन होने लग जाएंगे। लेकिन वही हवा जब चलने लगेगी, आपको महसूस होने लगे हवा आ रही है, आह, तो आपको अच्छा लगेगा। यानी हवा में आवेग नहीं है तो किसी काम की नहीं है। समुद्र किनारे खड़े, लहर आती ही नहीं है, ऐसे ही आप खड़े तो कितनी देर खड़े रहेंगे आप वहां? अच्छा आपको तब लगता है जब लहरें आ रही है, जा रही है, वो आवेग है, तभी अच्छा लग रहा है। कुछ भी चीज तभी अच्छी होती है, तभी हमें पसंद आती है, हमारी जरूरत को तभी वो पूरा कर पाती है जब उसमें आवेग होता है, जरूरत जितना। बात समझने की ये है कि जरूरत जितना आवेग चाहिए।
क्रोध में क्या है? क्रोध का एक एलिमेंट जो आपको मैंने बताया कि क्रोध का एक एलिमेंट ये आवेग है, ये फोर्स है, लेकिन दूसरा एलिमेंट नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। वही हवा जब तूफान बन के चलेगी तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देगी, कारों को ऊपर से उछाल देगी, कुछ भी कर देगी। वही समुद्र या वही कोई तालाब का पानी है, ठहरा हुआ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नदी बह रही तो अच्छी लग रही है। लेकिन नदी में अगर उफान आ जाएगा, वो गांव को बहा के ले जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। यानी सीमा से बाहर अगर वो गई, आवेग जितना रिक्वायर्ड है उससे बाहर अगर वो गई तो वो नकारात्मक बन जाएगी। वही आग जो भट्टी में जल रही है तो सोने को गला रही है, वही आग जिस दिन फैक्ट्री को जला देगी उस दिन वो आग विध्वंसकारी बन जाएगी। यानी आग तो चाहिए, आवेग तो चाहिए, लेकिन एक सीमा तक चाहिए। तो बात समझ में आती है। क्रोध को त्यागना नहीं है, इन दो एलिमेंट्स को समझ के जहां जरूरत है वहां पर बांध बनाना है। हम अगर ये कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे, हम त्यागने की कोशिश करेंगे तो कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हो नहीं सकता। ऋषि मुनि नहीं त्याग सके, देवता नहीं त्याग सके, हम क्या त्यागेंगे? हर विकार का यही सिस्टम है। हर विकार के अंदर कुछ चीजें एक लेवल तक जरूरत है, वो जरूरी है, वो चाहिए। हमें जरूरत है जब वो अपनी सीमा को क्रॉस कर रही है, नेगेटिविटी में जा रही है, तो बांध बनाना है। ये कांटे वाले तार जो होते हैं, क्या हम अपने घर में कहीं लगाते हैं? लिविंग रूम में इतनी बढ़िया जगह कांटे वाला तार है, लेकिन यहाँ आप गुलाब का फूल यहाँ लगाएंगे, लेकिन कांटे वाला तार कहाँ लगाएंगे? जब फार्म हाउस बनाएंगे तो उसकी बाउंड्री पे वह कांटे वाला तार ही लगाएंगे, वहां गुलाब का फूल नहीं लगाएंगे। गांव की खेत की जो मेड़ होती है, उस मेड़ पे गुलाब का फूल नहीं लगता, वहां बबूल के बड़े बड़े कांटे लगाए जाते हैं। जरूरत हर चीज की होती है, सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम बांध बनाएं, लेकिन अगर बांध बनाना है तो ये तो समझना पड़ेगा कि नदी की गहराई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, पिलर कैसे डालने हैं। वो सब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी कि क्रोध आता क्यों है, दरअसल ये है क्या चीज, क्यों आता है? आप लोग मुझे बताइए, क्रोध आता क्यों है? हाँ, मन का नहीं होता है तो। मन का नहीं होता तो ओके, लेकिन आप जिसके साथ मन का नहीं हो रहा, वो सामने वाला कह रहा है उसके मन में तो कुछ और है, तो उसके मन का नहीं हो रहा। एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। और कोई काम बताया गया और बराबर नहीं हुआ तो आवेश आ ही जाएगा। आपने किसको एक चीज बताई है, वो काम पूरा नहीं कोई कर रहा है, तो बाई चांस कोई गलत काम कर दिया तो और गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, आना ही चाहिए, बहुत जरूरी। तो काम करेगा ही नहीं, तो सुधरेगा ही नहीं। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, मन में कामना है कि हमको बहुत सारा चीज मिला, नहीं मिलेगा तो मुझे क्रोध आएगा। सही बात है। ये जितनी भी चीजें आपने बोली ये सब हैं, ये सब वजह है जिनसे क्रोध आता ही आता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं चीज़ों को अनुभव करने की कोशिश करता हूँ, ऐसी चीज़ें ढूंढकर आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ जो हमारा आम तौर पर जिन पर ध्यान नहीं पड़ता। वो चीज़ें समझ में जिस दिन आ जाती है उस दिन बहुत कुछ बदल जाता है। समुद्र में सुनामी क्यों आता है? कोई मुझे बताएगा सुनामी क्यों आता है? अर्थक्वेक से पूरी वेव्स डिस्टर्ब होती हैं। है जी, जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक से सारी वेव्स और पूरा उसका सेटअप डिस्टर्ब होता है ओशन का। एग्जैक्टली, आप काफ़ी हद तक करीब हैं। एक्चुअली जो सी बेड होता है, सी बेड में जब अर्थक्वेक आता है, यानी समुद्र के धरातल में जब अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आता है। वो नीचे से जब समुद्र का धरातल हिलता है अर्थक्वेक की वजह से, तो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरें आती हैं जो बड़े बड़े शहरों को तबाह करके चली जाती हैं। ये हुआ क्यों? वो हिलने से इतना बड़ा तूफान क्यों आया? वो हिलने से इतनी तकलीफ क्यों हो गई? ये चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी में दिखाई देती है। आपने कई बार देखा होगा कि 4-5 लोग खड़े हैं, किसी ने एक बात कही, 4 को कुछ नहीं हुआ, एक को उसमें से बहुत बुरा लग गया। वही बात 4 ने सुनी, 5 ने सुनी, 4 को कुछ नहीं हुआ, एक को बहुत तकलीफ हो गई। कैसी बात कर रहा है? अरे भाई कैसी कर, मैंने तो कुछ ही बोल दिया भाई, उसने इंटेंशनली नहीं बोला, उसने तो वैसे ही जनरल बात करी। 5 लोग खड़े, एक को ही बुरा क्यों लग रहा है? ये वही सी बेड हिलने वाली बात है, ये अर्थक्वेक वाली बात है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे अंदर कई ऐसे इमोशंस होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, और जब उस कमज़ोर इमोशन पे कोई हाथ रख देता है, यानी जिसे कहते हैं ना दुखती रग पर उंगली रख देना,
जब कोई हमारी दुखती रग पर हाथ रख देता है तो हम तिलमिला जाते हैं। वो दुखती रग तो ना सामने वाले को दिख रही है ना हमें दिख रही है, लेकिन हमें पता नहीं, जब भी उस पर कोई टच कर देता है तो हम बेचैन हो उठते हैं। हमारा वो जो सी बेड है, हमारा अंदर का इमोशन है, वो बुरी तरह हिल जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है। जिसने बोला था उसको तो पता भी नहीं, वो तो फिर से बोल देगा, दूसरा कोई फिर बोल देगा। ये इमोशंस जो कमजोर होते हैं, इसकी वजह क्या है? हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें कुछ पीड़ा पहुंचा देती हैं, कोई तकलीफ पहुंचा देती है। वो बात हमारे जहन में कहीं बैठ जाती है, उसका जब तक निकाल नहीं होता, इलाज नहीं होता, तो वो अंदर ही अंदर हमें बेचैन करती रहती है। और जब वो बात सामने आ जाती है किसी तरह से भी, तो हम बेचैन होते हैं। छोटे बच्चे के लिए घर में जो वो देख रहा है, सीख रहा है, वो सब चीज़ें उस इनहेरिट करता है, वो उसके अंदर आती जाती है। वो चीज़ें उसकी लाइफ लॉन्ग उसकी कमजोरी कभी कभी बन जाती है। उसका इलाज समझ में नहीं आता, लेकिन हमें तो इलाज करना है। हमें इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम इसी तरह बार बार बेचैन होते रहेंगे और वो परेशानी हमें क्रोध दिलाती रहेगी और हमारे रिश्ते खराब होते रहेंगे। तो ज़रूरत है क्रोध पर बांध बनाने के लिए हमें अपने वीक इमोशन को आइडेंटिफाई करने की। किसी भी शहर को बसने में कितना वक्त लगता है? एक शहर बसता है तो कितना टाइम लगता है? सड़कें बनती है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, मकान बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, बहुत कुछ धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। एक शहर 70-80 साल में जाके एक जगह ऐसी बनती है जिसको हम शहर कहते हैं। लेकिन इतने लंबे अरसे में बसने के बाद उस जगह अगर एक भूकंप का झटका आ जाए, एक अर्थक्वेक आ जाए 15 सेकंड 10 सेकंड का, तो पूरा 80 साल में बसा हुआ शहर तहस नहस हो जाता है। इतना सा ही वक्त लगता है बसने में, 80 साल लग जाते हैं, बिखरने में 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं और बिखर जाते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं, ऐसा ही हमारे जीवन में भी बार बार होता है। आमतौर पर जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो डिस्कशन होता है। हमने अपने विचार रखे, उन्होंने अपने विचार रखे, ये डिस्कशन है, ये होना ही चाहिए। डिस्कशन तो जरूरी है, लेकिन यही डिस्कशन की सेकंड स्टेज होती है आर्ग्यूमेंट। जब हम डिस्कशन की स्टेज को क्रॉस करके आर्ग्यूमेंट की स्टेज में जाने लगते हैं तो बात बिगड़ने लगती है। तब हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, हमारी कोशिश ये चालू हो जाती है कि हम किसी तरह अपनी बात उनसे मनवा लें, उनको किसी तरह समझा दें कि आप मान लो हमारी बात। यही कोशिश इधर वाला भी कर रहा है, यही कोशिश सामने वाला भी कर रहा है। डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। आर्ग्यूमेंट जब और बढ़ने लग जाता है तो अल्टीमेटली नतीजा क्रोध पे ही जाता है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हमें इसमें किस जगह पे बांध बनाना है, किस जगह पे रोक देना है अपने आप को, तो क्रोध वाली स्टेज कभी आएगी ही नहीं। पाँव अगर फिसले तो पल में हड्डी टूट जाती है, पाँव अगर फिसले तो पल में हड्डी टूट जाती है। जुबान फिसले तो रिश्ते रूठ जाते हैं, जुबान फिसले तो रिश्ते रूठ जाते हैं। वक्त के मरहम से घाव भर तो जाते हैं, पर ताउम्र न रिश्ते संवरते हैं, न जख्म के निशान जाते हैं। अब जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो कंफर्ट से लेके, जब हमारा कंफर्ट डिस्टर्ब होता है तो भी हमें क्रोध आता है। ये घर घर की चीज है। आप लोगों में से क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन सी चीज है कि जब हमारा कंफर्ट डिस्टर्ब होता है तो हमें क्रोध आता है? सर भाई घर में नहीं है तो क्रोध आता है। अरे बिल्कुल, आपने एकदम मेरे मुंह की बात बोल दी। आप अरे वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने एक ही बार में सही बात बोल दी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, कंफर्ट जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो तकलीफ हो जाती है। पतियों के घर में आने की चिंता लेडीज को नहीं होती है, उनको इंतजार रहता है मेड का। तुम नहीं आए चलेगा, उसको आना चाहिए। मतलब हो क्या रहा है, हमारा कंफर्ट डिस्टर्ब हो रहा है। आपको बाई से प्यार नहीं है, उसकी शक्ल देखना आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं आई तो घर में बर्तन पड़े, कपड़े पड़े, अरे बाप रे ये कौन धोएगा, इतने कितने सारे पड़े हैं। बात ये है कि हमारा कंफर्ट डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए हम बेचैन हो रहे हैं। देखिए, इसी को अब हम नजरिया बदल के देखते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम बांध बनाना सीखें, अगर हम इस बात पे गौर करना चाहेंगे तो चीजें बहुत बदलती हैं, बड़ी आसान होती है। एक बार सोच के देखिए,
वो बाई आपके घर में आने से पहले पता नहीं कितने घंटे पहले अपने घर में उठती है, अपने घर का पूरा काम करती है। आपके घर में आने के पहले पता नहीं 2 घर 3 घर 4 घर कितने घरों में काम करके आती है। आपके यहाँ करके जाने के बाद फिर शायद 2-3 घरों में काम करती है, थोड़े से पैसे के लिए। और हमारा थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा कंफर्ट डिस्टर्ब हो गया, तो हमने क्या किया, हम बेचैन हो गए। हमने जब वो नेक्स्ट डे आई तो पूरा क्रोध उस पर निकाल दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, लेकिन मैं कभी आपके घर में सच्चाई देखना चाहूंगा। उस डर से वो लोग नहीं बोल पाते, डर की वजह से वो गुस्सा उस पर नहीं होता। अच्छा, वो डर करेक्ट करे, वो डर भी है कि छोड़ के चली जाएगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर है, सब घर तक पहुंच गए, कोई पति को निकाल रहा है, कोई भाई को निकाल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अनुभव ही काम आता है कि भैया निकाल दे, उसके पहले बच जाओ, अपन साथ में मिलकर धुलवा दो थोड़े से। आप जब कुछ बोल रहे हैं उसके पहले अगर अपने लफ्जों को सोच लेंगे, समझ लेंगे, किसी का कंसर्न बन के अगर आप बात करेंगे, यकीन मानिए वो नहीं भी आ रही होगी, दूसरों की नहीं आ रही होगी, आपका काम तो आके करके जाएंगे। हम अपने क्रोध पर बांध बनाने की बात कर रहे हैं। हम क्यों करना चाहते हैं ये? जरूरत क्या है? हमारा क्रोध हमारे रिश्तों को खराब करने की सबसे बड़ी वजह है। हम अगर इस पे बांध बनाना सीख जाएंगे, इसका इस्तेमाल सही जगह तक सही तरीके से करना सीख जाएंगे, तो यकीन मानिए रिश्ते हमारे कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। अब मैंने आपको ये बात की कि क्रोध आता क्यों है, क्रोध की वजह क्यों होती है। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये बात करना चाहूंगा कि हम बांध बनाएं कैसे। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करता हूं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बांध बनाने के लिए क्या अनुभव किए हैं वो मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहता हूं। मेरी एक बिज़नेस मीटिंग थी, मैं उसके लिए जाने वाला था। हमारे यहाँ मेरा अपना बिज़नेस है, तो उसमें हमारे क्लाइंट से कुछ चीज़ें आनी होती थी। उसके बाद हमारे यहाँ प्रोसेस होता है, प्रोसेस करके हम उनको फाइनल करके वापस देते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने समझा, मेरे स्टाफ को बुलाया, पूछा कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है, क्यों डिले हो रहा है। बोले सर उनके यहाँ से जो ये मटेरियल आ रहा है, ये जो चीज़ आ रही है, ये ठीक नहीं आ रही, इसमें ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने वो चेक कर लिया, मैं सेटिस्फाई हो गया, तो मैं मिलने के लिए उनके ऑफिस गया। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ जाके मैंने बातचीत करी, जिससे जो प्रोप्राइटर था वो बैठा था, उसका मेन आदमी वो बैठा था, उनके 2-3 असिस्टेंट्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे मीटिंग में। मैंने अपना लैपटॉप निकाला, मैंने उनको दिखाया कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है। तो जो प्रोप्राइटर था उसने बोला नहीं हमारे यहाँ से तो परफेक्ट ही जाता होगा, हमारा स्टाफ सब ट्रेंड है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा हो रहा है, आप देख लीजिए एक बार। इतने में उनका जो सीनियर मैन था वो बोलता है नहीं हमारे ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ से तो परफेक्ट जाता है। मैंने उसको भी एक बार बताने की कोशिश करी कि नहीं, मैंने आने से पहले चेक किया है, ये प्रॉब्लम है। फिर वो कुछ बोले, उसके पहले वो नीचे के 2 लोग 3 लोग थे, वो बोलना शुरू कर दिए। बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लैपटॉप बंद किया और कहा चाय मंगाइए। आप लोग को भी ताजुब हुआ होगा, उनको भी ताजुब हुआ, समझ नहीं आया कि बात क्या हुई। मैंने कहा चाय मंगाइए, चाय मंगाई, चाय पी। मैंने कहा अब कल एक काम करते हैं, आप कल थोड़ा टाइम निकालो, मेरे ऑफिस आ जाओ। नेक्स्ट डे वो आए, मैंने उनको जो प्रोसेस चल रहा था वो दिखाया, उन्होंने देखा, बगैर बोले उन्होंने रियलाइज कर लिया कि चीज़ उनके यहाँ से गलत आ रही थी। ये क्या किया मैंने? पॉज बटन दबाया, मैंने पॉज बटन दबाया, कुछ भी नहीं किया मैंने। मुझे महसूस हो गया था, जब मैं मीटिंग में बैठा था, मैंने एक बार मुझे जो कहना चाहिए था मैंने कहा। मेन आदमी से बात कर रहा हूँ, जब वो हेड बैठा हुआ है, वो बात कर रहा है, तो वो समझ रहा है कि भाई बात क्या है, वो कर रहा है, मुझे उससे कर रहा हूँ तो करने दो। दूसरा बोलने लगा, फिर मैं तीसरा बोलने लगा। जब वो तीसरा चौथा सब बोलने लगे, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर जो जिस जगह मुझे बांध बनाना चाहिए, मेरा आवेग उस जगह पे आ रहा है। अब अगर बात आगे बढ़ी तो शायद मैं भी उन्हीं के अंदाज में बात करने लग जाऊंगा और ये गलत हो जाएगा। मैंने पॉज बटन दबाया, मैंने बात वहीं बंद कर दी। हम अगर इसी तरह का जीवन में जब भी लगे कि ये चीज़ जो रिक्वायर्ड आवेग है उसको क्रॉस कर रही है, नेगेटिविटी में जा रही है, उस वक्त अगर पॉज बटन दबाना सीख जाए तो यकीन मानिए बहुत कुछ बदल जाएगा। नायग्रा फॉल्स तो आप लोगों ने देखे होंगे, गए होंगे नायग्रा फॉल, मेरे ख्याल से मोस्टली सब ने ही देखा होगा। नहीं देखा है तो भी सुना तो है कि बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने देखा है, बहुत पावरफुल फॉल है।
उस पे बांध बनाना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। लेकिन उस नायग्रा फॉल में जो गिरने वाला पानी है वो वहीं से नहीं आ रहा है, उसके सोर्स 100 हैं। छोटी छोटी धाराएं कितनी सारी आ रही है, जगह जगह से आ रही है, और वो सब आके जब यह जुड़ती है, सब एक साथ गिरती है, तो वो नायग्रा फॉल बन रहा है। उसका फोर्स उतना जबरदस्त उस वक्त आ रहा है जब वो सब जुड़ चुकी है। उस जगह डैम नहीं बना सकते हैं, वो बात हाथ से निकल चुकी है। डैम हम वहां बना सकते हैं जब धाराएं पीछे से चली हैं। जो भी धारा हमें लग रहा है कि अपने आवेग को क्रॉस कर रही है, अपने फोर्स को क्रॉस कर रही है, नेगेटिविटी में जा रही है, उस जगह पे अगर हम बांध बनाते चले जाएंगे तो नायग्रा फॉल वाली सिचुएशन आएगी ही नहीं लाइफ में। हम किसी भी तरह विकार जो हमें कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये एलिमेंट्स हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। ज़रूरत है इन सब पे डैम बनाने की। हम हमारे इस तरह के विकारों पर डैम बना लेंगे तो हमारा जो बिहेवियर होगा, यकीन मानिए, इतना बदल जाएगा कि लोग हमें पसंद करने लगेंगे। और जब हम ऐसे बिहेव करेंगे तो हमारे रिश्ते कुछ इस तरह के हो जाएंगे। ज़ुबान से सिर्फ वादे होते हैं, निगाहों से सिर्फ इशारे होते हैं। ज़ुबान से सिर्फ वादे होते हैं, निगाहों से सिर्फ इशारे होते हैं। जुड़ते हैं जो दिल से, वो रिश्ते नहीं खुदा की इबादत होते हैं।